जब वादी को ये डर होगा कि हमारे ऊपर जो है जुर्माना लग सकता है और मुआवजा हमको देना पड़ेगा, तो वो गलत नहीं फंसाएगा। ये नहीं करेगा चार आदमियों ने मारा है, 14 आदमियों को फंसा दिया, ये नहीं होगा। तो फिर 4 ही को फंसाएगा। जो समझेगा कि अगर न्यायालय ने ये कहा कि ये 10 आदमी गलत फंसे हैं तो हमको पैसा देना पड़ेगा, तो फॉल्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा। नंबर 2 ये होगा, जो पुलिस है, अगर पुलिस ये जानेगी कि साहब इसमें ऐसी व्यवस्था है कि अगर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और ये हमने फॉल्स एविडेंस, साक्ष्य जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, ये रिकवरी गलत दिखाई है और झूठी बनाई है, और न्यायालय ने अगर कहा तो जो है अगर जो ये कंपनसेशन सरकार को देना पड़ेगा, तो न्यायालय ये भी कह सकता है कि साहब ये इस आदमी से वसूल किया जाए तो उसको भी देना पड़ेगा। तो वो इसलिए वो फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन सही करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अद्भुत संगठन है। कभी चीफ जस्टिस किसी लड़कियों को लेकर के फंसे जाते हैं, कभी जूता फेंका जाता है, कभी LGBT जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन इस समय विक्रमनाथ जी ने 3 जज की बेंच के साथ जो फैसला किया है वो एक अपने आप में एक अद्भुत है। वो कहते हैं कि जो फर्जी या बेबुनियाद फंसाया गया उसको मुआवजा देना चाहिए। हमारे साथ हैं LP मिश्रा जी, लखनऊ हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं। ये फैसला मेरे हिसाब से एक बड़ा अद्भुत लगता है। LP मिश्रा जी बताएंगे पूरा मामला है क्या? देखिए, ये अद्भुत तो कुछ नहीं है। क्रिमिनल लॉ सिस्टम में, यानी अपराधों के संबंध में जो न्यायिक प्रणाली है भारतवर्ष में, गलत फंसाए जाने पर या किसी वादी द्वारा गलत जानबूझकर मुकदमा दाखिल किए जाने पर, या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा ओवर स्टेपिंग करके कोई गलत रिपोर्ट, आरोप पत्र दाखिल कर जाने पर, यदि कोई व्यवस्था की जानी है तो उसकी अतीव आवश्यकता थी। आज से नहीं, ये वर्षों से। इस बात को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार कहा है, लेकिन चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय कोई पार्लियामेंट को निर्देश नहीं दे सकती है, केवल एक कह सकती है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप भीम सिंह का केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेज उपकार सोसाइटी में है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें निर्णय है माननीय रुद्रदास का है, हाँ, जिसमें ये कहा कि जो है ये होना चाहिए। क्योंकि एक बात आपको ये बताएं कि अगर किसी आदमी ने, जैसे एक उदाहरण अभी आपको देता हूँ, अभी अभी हाल में दिल्ली में एक लेडी स्टूडेंट ने एक आरोप लगाया कि जो है वो हमारे ऊपर कुछ व्यक्तियों ने जो है वो तेजाब फेंका चेहरे पर। कल जब मैंने अखबार में उसको पढ़ा तो ये हुआ कि उसके हाथ, अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ में आया। तो मुझे एक अजीब सी बात लगा, एक अंदर से जो है वो जो वही क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक भाव आया कि ये कैसे हो सकता है, कोई आया और फेंका और हाथ भी पड़ गया और चेहरे पे नहीं आया, खाली हाथ पे चोट लगी, तो ये भी हो सकता है बनावटी हो। लेकिन जो अब इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यही बात जो है वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर कोई भ्रष्ट हो या किसी प्रकार के दबाव में हो और उन व्यक्तियों के खिलाफ वो आरोप पत्र कर दे। न्यायिक व्यवस्था जो है तो उसमें जो इंजर्ड है, जो लेडी के ऊपर जो कहती है फलां ने हमारे ऊपर तेजाब फेंका है, उसका बयान काफी है, किसी और बयान की, किसी और गवाही की जो है आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर वो जो 3 बच्चे हैं या युवा हैं, जिस भी आयु के हों, उनके बच्चे, उनका भविष्य, उनके भविष्य पर जो उनके माता पिता का भविष्य, उनके होने वाले या अभी स्थिति में होने जो बच्चे हैं उनका भविष्य, सारी 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन प्रभावित हो जाती है। तो अब इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ऐसी व्यवस्था विश्व के अनेक देशों में है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, जैसे जर्मनी में है, जैसे इंग्लैंड में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें व्यवस्था है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इसको जो है वो क्या यार्डस्टिक होने चाहिए, क्या 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 आधार होने चाहिए। तो मेरा ऐसा विचार है कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के यार्डस्टिक्स हैं वो होने चाहिए। नंबर 2, एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि यदि न्यायालय किसी स्तर पर, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो,
किसी स्तर पर अगर ये निर्णय देती है कि इसमें वादी ने इनको गलत फंसाया है, तो उसका भार अधिकतम स्टेट पे न हो करके अधिकतम उस वादी के ऊपर होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जो मुकदमा होता है तो स्टेट वर्सेस होता है, हाँ। तो उस जांच की जिम्मेदारी तो स्टेट की होती है। हाँ, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो न्याय का है, चाहे वो सिविल लॉ हो चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, बेसिक न्याय उसी को दिया जाता है जो विक्टिम है जी। जैसे सिविल में है कि जिस आदमी का नुकसान हुआ उसको दिया जाएगा, इसी क्रिमिनल लॉ सिस्टम में चूंकि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें स्टेट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? वादी के मुकदमा दाखिल करने से, FIR दाखिल करने से। तो ये जो उसने झूठी FIR लगाई आती है तो वादी के ऊपर होना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सही तरीके से उसका अन्वेषण न करने के कारण, इन्वेस्टिगेशन न करने के कारण सरकार के ऊपर होनी चाहिए जी। बिल्कुल। और लेकिन मिश्रा जी, एक समस्या ये खड़ी हो रही है कि जो दलितों का जो मुकदमा होता है, अपराध वो भी है और तब ये भी है, वहां पर जो किसी पर दलित के ऊपर अनुसूचित जाति के नाम पे जाति को सूचक कोई गाली दी या उनको प्रताड़ना की, तो उसका सबसे पहले मुआवजा पहले उसको मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो जिस आदमी को फंसा दिया गया था, उसको छूटने के बाद कम से कम उसका कंपनसेट किया जाना चाहिए या नहीं? छूटने के बाद मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि क्या स्थिति, क्या आपको क्या लगती है कि ये मेरा मानना है कि 47% मामले फर्जी होते हैं या बेबुनियाद होते हैं, तो ये पहली स्टेट तो जिम्मेदारी है उन्हीं की कि इस तरीके की वो मुकदमे को किस तरीके से वो कोर्ट में पेश करते हैं। वो पहले भी अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है, ये सुझाव मांगे हैं, क्योंकि उनके वकील गोपाल सुब्रमण्यम साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस बात को रखा और इस बात की व्यवस्था की, और थोड़ा निर्णय जो है वो हम सबको और भी अधिक, ये तो आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, और भी अच्छा लगता है। जो जस्टिस विक्रमनाथ जो है वो बेंच को प्रोसाइड कर रहे थे, और वो हम लोगों से लखनऊ में उनका बड़ा प्रभाव है, यही विद्यार्थी जीवन से लेकर के यहाँ सीनियर जज रहे और बहुत कुछ सन्यासी प्रवृत्ति के, हाँ, बहुत ही सन्यासी, बड़े ही सज्जन प्रवृत्ति के आदमी उनका व्यक्तित्व है। तो इसलिए और थोड़ा अच्छा लगा कि उनकी जो है प्रेसाइडेड ओवर जो बेंच थी उसने इस तरह की जो है कई सुझाव मांगे हैं। तो इसमें जो है वो भावनात्मक जो आदमी का विघटन होता है, अगर गलत फंसा दिया गया है, तो अलावा इसके कि उसके जनरेशन, एक संतति दूसरी संतति तीसरी संतति प्रभावित होती है, तो इसके साथ साथ उसका एक इमोशनल डिसबैलेंस भी होता है। इन सब का भी ध्यान करना चाहिए जो कंपनसेशन है, मुआवजा निर्धारण करता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो वादी को मिलना चाहिए मुआवजा, कोई दिक्कत नहीं, वादी को नहीं मिलना चाहिए, अक्यूज को, जो अक्यूज बनाया गया है उसको मिलना चाहिए। वादी के ऊपर उसका आरोपण किया जाना चाहिए कि उसने झूठा फंसाया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ये तो झूठी गवाही जो देखिए ऐसा ना, अपनी व्यवस्था में अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उसका प्रोसिक्यूशन है, उसमें सजा है, लेकिन जो आदमी छूट गया है उसको जो है वो कंपनसेट करने की कोई व्यवस्था। हाँ, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये स्टेट के ऊपर देखिए 2017 से लेकर के अब तक हम देख रहे हैं 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर में उन घुटने गोली में मार के दिए, पुलिस वालों ने मार दिया है, और अधिकांश उसमें से फर्जी के होने की स्थिति में आ गए हैं। ये स्थिति क्या होगी? और ये मुकदमा अगर छूटता है और दावा होता है कि, अब उसमें एक चीज और है कि अब ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए इनकाउंटर, पुलिस इनकाउंटर अपना बनाती है और वो फर्जी है, तो उसको कंपनसेशन होना चाहिए, लेकिन फिर कंपनसेशन देते समय कि वो आदमी जो है उसकी आपराधिक प्रवृत्ति थी, उसके खिलाफ कितने मुकदमे थे, कितने गंभीर आरोप थे, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये फैसला जज करेगा या पुलिस करेगा? नहीं, जज करेगा। तो आपने कैसे उठा करके गोली मार दी उसको? किसने गोली मार? हाँ, पुलिस ने कैसे गोली मार दी? पूरी खाली ये तो मुकदमा चलता है, एविडेंस आएगी ना, उस एविडेंस पे पुलिस कहेगी कि साहब मैं जो है ये भाग रहा था,
मैंने उसको रोकने की कोशिश की, इसने पिस्तौल चला दी, हमारा कांस्टेबल इंजर्ड हो गया, हमारा सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गया, तब हमने रिटेलिएशन में कराया। अगर ये थ्योरी आती है तो काउंटर ठीक है, जो उसका मर्डर कर दिया गया या वो मर गया या काउंटर में कहते हैं मार दिया। और अगर ये आता है कि नहीं, आदमी को पकड़ ले गए और पकड़ के कहीं कमरे में बंद करके एक्चुअली मार दिया, उसका साक्ष्य आता है, तो फिर गलत हो गया। आपको क्या लगता है कि जो मामले होंगे 15,000 के आसपास जो हो चुके हैं, वो उसमें अधिकांश सच होंगे या अधिकांश झूठे होंगे? इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक मटेरियल न हो, साक्ष्य न हो, जब तक उसका निर्णय न हो। उसका एक दो पक्ष हैं, एक पुलिस का पक्ष होगा, एक अभियुक्त का, जो जिसको मार दिया गया अपराधी है, उसका पक्ष होगा, तो ये होगा। लेकिन जो अपनी व्यवस्था है, एक न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में तो होता यह है कि किसी ने अपराध किया, उसको पकड़ करके उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मार दिया जाना कोई उसकी कोई विधिक जो है वो आधार उसका नहीं है, ना उसको सही बनाया जा सकता है। और न्यायालय भी नहीं करती। जाने कितने मुकदमे हुए हैं, हम ही ने किए हैं कि जिसमें सजा हो गई है, छूटा है या अपील चल रही है। पुलिस वालों को जो है वो फर्जी इनकाउंटर के लिए को मानते हुए उनको सजा दी गई है। लेकिन ये है कन्विक्शन हुआ है, लेकिन उसमें फिर जो है जिसको मार दिया उसके बेचारे का जो के लिए कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं कि इसमें जो है वो जो मुआवजा जो निर्धारण होगा, जो न्यायालय करेगी, तो उसमें जो है वो अपराध किस स्तर का है इसका ध्यान रखना होगा। अब न्यायालय समझती है कि ये फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया गलत है, इसको ये या पुलिस वाले ने जानबूझ के फंसा दिया या वादी ने फंसा दिया, तो फिर जो अभियुक्त है उसको जब डिस्चार्ज करेंगे, क्लीन एक्विटल अगर करेंगे, तो उसमें मुआवजे का प्राविधान होना चाहिए। इसी एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट उजागर करना चाहता है और अपना निर्णय। कोई बात नहीं, इन्होंने तो क्योंकि कई केसेज में ऐसा करने के बाद इसकी आवश्यकता है। हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने कुछ अब तक इस विषय पर किया नहीं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्व किया अपने इसी ऑर्डर में कि जो है वो जो लॉ कमीशन है उसने भी रिकमेंडेशन की है, लेकिन उसके बाद कोई विधिक व्यवस्था नहीं की गई है। तो मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट को जो है इसी व्यवस्था 70 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 55 साल हो गया। मैं 1972 से प्रैक्टिस। हाँ, मोटा 55 साल से ज्यादा हो गया। आपको लगता है कि जो कवायद हो रही है ईमानदारी के स्तर पे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर शायद बिल्कुल फलदायक नहीं होगी? जब अगर ये हो जाएगा, क्लीन एक्विटल होगा, तो इन पैमानों पर जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। अभियुक्तों को क्यों नहीं होगा? लेकिन करना तो सरकार को होगा। जो सरकार करेगी, जब कोर्ट का ऑर्डर होगा सरकार करेगी। तो अगर यही करना था तो वो संसद में क्यों नहीं कानून बना देते हैं? वो तो कानून नहीं बनाया, इसीलिए तो न्यायालय को करना पड़ता। आपको लगता है हो जाएगा? हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं हो जाएगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ही कर सकती है इसमें, चूंकि स्टेट जो हाई कोर्ट्स हैं वो उनका जो कानून है वो उसी स्टेट में चलेगा, तो उसमें भी मुश्किल है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में आएगा। और अगर ये हो जाता है तो न्यायपालिका तो दो चीजें होंगी, दो चीजें साफ हैं। जब वादी को ये डर होगा कि हमारे ऊपर जो है जुर्माना लग सकता है और मुआवजा हमको देना पड़ेगा, तो वो गलत नहीं फंसाएगा। ये नहीं करेगा चार आदमियों ने मारा है, 14 आदमियों को फंसा दिया। अच्छा, ये नहीं होगा। तो फिर 4 ही को फंसाएगा। जो समझेगा कि अगर न्यायालय ने ये कहा कि ये 10 आदमी गलत फंसे हैं तो हमको पैसा देना पड़ेगा, तो फॉल्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा। नंबर 1, किस प्रवृत्ति के मुकदमे में ज्यादा फर्क पड़ेगा? सुनिए, तो नंबर 1 ये होगा। नंबर 2 ये होगा, जो पुलिस है, अगर पुलिस ये जानेगी कि साहब इसमें ऐसी व्यवस्था है कि अगर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और ये हमने फॉल्स एविडेंस साक्ष्य जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, ये रिकवरी गलत दिखाई है और झूठी बनाई है, और न्यायालय ने अगर कहा तो जो है अगर जो ये कंपनसेशन सरकार को देना पड़ेगा, तो न्यायालय ये भी कह सकता है कि साहब ये इस आदमी से वसूल किया जाए तो उसको भी देना पड़ेगा। तो वो इसलिए वो फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन सही करेगा। इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव होगा। क्या आपको लगता है किस प्रवृत्ति के ज्यादा मुकदमे होंगे? दहेज पे होगा और जाति सूचक जो होगा? नहीं, मुकदमे तो हर तरह जाति सूचक भी होते हैं। मर्डर है, डकैती है, चोरी है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे मुकदमे होते हैं।
पुलिस के कार्यविधि पर कोई सवाल उठाने की संभावना अभी नहीं दिखाई? नहीं, पुलिस को क्यों नहीं संभावना? पुलिस जब कोर्ट तय करेगी तो ये भी तो तय करेगी कि साहब इसमें पुलिस की ये गलती है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गलत किया है, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, झूठी गवाही बना दी है, झूठा कर दिया। आम आदमी को ज्यादा राहत होगी या एक वकील के तौर पर न्यायपालिका को ज्यादा राहत होगी? देखिए, उस आदमी को जिसको गलत फंसाया गया है, जी जी, जो 10 साल 15 साल 20 साल जेल में रहा है, जिसने एज अभियुक्त जो है वो झेला है जी जी, कि जो है वो त्रासदी क्या होती है, जिसके बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पाई, जिसके माँ बाप का इलाज नहीं हो पाया जो कि वो जेल में था, उसको तो राहत मिलेगी ही। ये जितने विकसित देश हैं सब में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन वो तो बहुत कम लोग हैं ना, सब जगहों पर इतना नहीं है। इतना भारत में तो बिल्कुल नहीं है। और आपको लगता है कि ये क्या आने वाले कितने समय में ये भारत में स्थिति? आज माननीय उच्चतम न्यायालय जो है 2 महीने में फैसला कर देगा या डिस्ट्रिक्ट तय कर देगा, शुरू हो जाएगा। तो ये हैं एल पी मिश्रा जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर, कि दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए। थैंक यू।